Good morning to all. Myself, Dr. Sonali Rajdev. Today, I am going to teach you about a technique which is used in biochemistry, radioimmunoassay RIA, RIA. In short, हम इसको RIA भी प्रोनाउंस करते हैं. इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? Let's see. जो कंटेंट है हम वो देख लेते हैं जो हम इस वीडियो के अंदर और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे रिया का. नेक्स्ट हम एंटीबॉडीज, एंटीजन और एनालाइट्स क्या होते हैं ये देखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ रिया, किस प्रिंसिपल के ऊपर रिया काम करता है वो हम देखेंगे. रिएजेंट यूज्ड इन रिया, कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं इस टेक्निक में. एडवांटेज ऑफ रिया, डिसएडवांटेज ऑफ रिया. हर एक टेक्निक के एडवांटेजेस होते हैं तो साथ में उसके डिसएडवांटेज भी आते ही. यूजेस ऑफ रिया, कहाँ कहाँ हम इस टेक्निक का यूज करते हैं. एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ रिया. नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ रिया. A radioimmunoassay. RIA is an immunoassay that uses radio-labeled molecules in a step-wise formation of immunocomplexes. एक step-wise formation है जिसमें हम यूज करते हैं radio-labeled molecule का. अगर मैं यहाँ पर आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है आइसोटोप्स का जिसमें हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की. तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनको किसी भी डिसीज के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है. और इसको कैसे करते हैं, आइसोटोप्स को हम बेसिकली सेम एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम जानते हैं. वैसे ही रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं ना, और वो रेडिएशन एमिट करते हैं. अल्फा, बीटा, गामा, ये अलग अलग तरीके के रेडिएशन एमिट करते हैं. एंड उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर वही रेडियो लेवल्ड जो है आइसोटोप्स जिसे कहते हैं वही हम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिया की टेक्निक्स में यूज करते हैं. नाउ RIA is a very sensitive in vitro assay technique used to measure concentration of substance, usually measuring antigen concentration. For example, अगर मैं आपको बोलूँ तो हार्मोन लेवल इन ब्लड्स बाय यूज ऑफ एंटीबॉडीज. ये एक बहुत सेंसिटिव इन विट्रो टेक्निक है जिसको हम बेसिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन जो है हमारे ब्लड में या कितना है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है, एंटीजन कंसंट्रेशन को. एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि हार्मोनल लेवल कितना है आपकी बॉडी में, ये हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं. नाउ और रेडियो एलर्गो सॉर्बेंट टेस्ट RAST is an example of radioimmunoassay. मतलब ये RAST जो RAST जो एक टेस्ट है वो बेसिकली रेडियो इम्यूनो पे ही बेस्ड होता है, उसी टेक्निक पे बेस्ड होता है. इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द पॉजिटिव एलर्जेंस फॉर एन एलर्जी. किसी एक पर्टिकुलर एलर्जी जो हो गई है उसमें कौन से एलर्जेंस की वजह से वो कॉज हुई है वो हम रेस्ट जो है रेडियो एलर्गो सॉर्बेंट टेस्ट जो है उससे हम पता कर सकते हैं. और इसके अंदर जो बेसिकली टेक्निक यूज होती है वो है रेडियो इम्यूनोएस्से टेक्निक. नाउ व्हाट इज एंटीजन, एंटीबॉडी एंड एनालाइट्स, क्या होते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंटीबॉडीज. एंड एंटीबॉडीज इज अ प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी in response to an invading मतलब जो बाहर से आया है हमारी बॉडी में, इसको हम फॉरेन पार्टिकल्स भी कहते हैं या फॉरेन सब्सटेंसेस. Antibodies are produced as a part of the body's immune response to protect itself. बेसिकली एंटीबॉडीज का काम क्या होता है कि बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में आ जाता है वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, उससे हमारी बॉडी हमारे इम्यून सिस्टम को इम्यून रिस्पॉन्स करके हमारी बॉडी को बचाना, प्रोटेक्ट करना, ये एक पर्टिकुलरली एक एंटीबॉडी का काम होता है. और एंटीबॉडी क्या है, इट्स अ प्रोटीन है ना, जो हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होती है. ठीक है. अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज एज एन एंटीजन. अब एंटीजन क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, इट इज द सब्सटेंस दैट द बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट ऑफ. एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हमारी जो बॉडी है लड़ने की कोशिश करती है बाय माउंटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल द ड्रग इज द एंटीजन दैट बाइंड्स टू द एंटीबॉडी. आपने देखा होगा जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं बेसिकली वो यही तो काम है उनका. वैक्सीन्स जिस एक्चुअल में जिस थ्योरी पे काम करती हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी ही है.
कि हम बाहर से उस वैक्सीन से जो है हम उसको बेसिकली फॉरेन बॉडी हम हमारे बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बना रही है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी अगर ऐसा ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आए तो ऑलरेडी उस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में मतलब हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो ऑलरेडी पहले से ही इस तरीके के एंटीबॉडीज बना के रखे, ताकि उससे लड़ने के लिए हमें फाइट करने के लिए ज्यादा देर तक वेट ना करना पड़े। बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी इसी बेसिस पे काम करते हैं। नाउ एन इम्यूजन इज द सब्सटेंस दैट एलिक्ट्स इम्यून रिस्पॉन्स, एग्जांपल ड्रग प्रोटीन कंजुगेट्स। ठीक है ना, मतलब इम्यूनोजन जो है एक सब्सटेंस है जो एलिक्ट करता है कि इम्यून रिस्पॉन्स बताता है ना। जैसे अगर ड्रग प्रोटीन कंजुगेट, बेसिकली कौन सी ड्रग में क्या इफेक्ट दिया है, ये हम इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया। नाउ एनालाइट्स क्या होते हैं? एन एनालाइट्स इज एनालाइट एनीथिंग मेजर्ड बाय अ लेबोरेटरी टेस्ट। In immunoassay testing, the analytes may be either an antibody or an antigen, है ना। लेबोरेटरी टेस्ट में यूज किए जाते हैं। इन इम्यूनोएसे टेस्टिंग जो एनालाइट्स हो सकते हैं वो एंटीजन भी हो सकते हैं और एंटीबॉडीज भी हो सकते हैं। दोनों में से किसी को कोई भी हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो हमारा एनालाइट्स हो सकता है। ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ रिया, किस प्रिंसिपल पे एक्चुअल में रेडियो इम्यूनोएसे काम करता है हम उसके बारे में जानेंगे। The principle of radioimmunoassay is based on the competition between the labeled and unlabeled antigen to bind with the antibody to form antigen antibody complex। हमने रेडियो लेबल्ड की बात करी सबसे पहले। अगर मैं आपको बताऊं जो फर्स्ट वाली स्लाइड थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन दिया था, तो हम रिया में क्या यूज करते हैं, रेडियो लेबल्ड सब्सटेंसेस यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन होता है उस रेडियो लेबल्ड सब्सटेंसेस में और अनलेबल्ड। ठीक है, किस बात के लिए कि कौन जो है वो बेसिकली एंटीबॉडी से बाइंड होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। नाउ द अनलेबल्ड एंटीजन इज द सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड। हमें क्या डिटरमाइन करना है, अनलेबल्ड एंटीजन्स। ठीक है, द एंटीबॉडीज टू it is produced by injecting the antigen to a goat or a rabbit। एक्सपेरिमेंट किया गया वो बता रहे हैं इसमें। the specific antibody is then subjected to react with unlabeled antigen in the presence of excess amount of isotopic labeled antigen with known radioactivity, है ना। हम यहाँ पे बात करें ये जो आइसोटोपिक लेबल्ड एंटीजन की हम बात करें, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज आइसोटोप्स। बेसिकली आइसोटोप्स को आप डिफाइन कर सकते हो कि आइसोटोप्स इज अ एलिमेंट विच सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक वेट डिफरेंट है, हम उसको बेसिकली आइसोटोप्स कंसीडर करते हैं। अब क्या आप उसके नाम से भी समझ सकते हैं कि आइसो मतलब इक्वल, टोप मतलब प्लेस, सेम जगह पर है लेकिन ये क्या है, बेसिकली एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक वेट में डिफरेंस आ गया है। ठीक है। अब जैसे अगर हम टाइप की बात करें तो स्टेबल और अनस्टेबल की बात हो जाती है आइसोटोप्स में। तो स्टेबल जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, दे आर नॉट एमिटिंग एनी काइंड ऑफ रेडिएशन। बट अगर मैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करूं तो ये अनस्टेबल है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसका जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो रेडियो एक्टिव जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो डिके में चला जाता है, इट गोस टू द डिके। और इसकी वजह से ये क्या रेडिएशन एमिट करते हैं, अलग अलग तरीके के रेडिएशन एमिट करते हैं जो होती हैं अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो बेसिकली जो हीलियम न्यूक्लियाई होता है वो अल्फा रेज ही एमिट करता है। अगर मैं आपको इस चीज का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने, तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि आइसोटोपिक लेवल एंटीजन विद नोन रेडियो एक्टिविटी, हमें उसकी रेडियो एक्टिविटी पता होती है, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। देयर अकर इन अ कंपटीशन बिटवीन एंटीजन, एंटीजन के बीच में जो मैंने सबसे पहले लाइन आपको बताई कि एंटीजन जो लेबल्ड है और अनलेबल्ड है उन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है कि कौन जो है वो जाकर एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली हमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देगा। तो यहाँ पर भी वही कॉम्पिटिशन होगा, एंटीजन
जो लेबल्ड है और अनलेबल्ड है उन लोगों के बीच में। एंड एंटी जो लेबल्ड एंटीजन है इज मिक्स्ड विद द एंटीबॉडी at a concentration that saturated the antigen binding sites of the antibody. अब जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन है उनको क्या करते हैं, एंटीबॉडी के साथ मिक्स किया और कंप्लीटली हम सैचुरेट कर देते हैं उस साइट को, एंटीजन साइट की जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना। हमने वो करके प्रिंसिपल बेसिकली पर जो हम बात कर रहे हैं ये किया। और उसके बाद क्या होता है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ द अनलेबल्ड एंटीजन इंक्रीज्ड more label antigen will be replaced from the binding site, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी जो लेबल्ड एंटीजन है वो जाके कहाँ बाइंड हो गए हैं, एंटीबॉडीज से। तो जो अनलेबल एंटीजन थे वो क्या हो गए, बढ़ गए, है ना, इंक्रीज हो गए। तो मोर लेबल एंटीजन विल बी रिप्लेस्ड फ्रॉम द बाइंडिंग साइट। अब उसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, एज द कंसंट्रेशन ऑफ द, जो मैंने ये वाला जो आपको पॉइंट समझाया उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेडियो लेवल एंटीजन फाउंड स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ द सैंपल is measured to determine the amount of antigen present in the test sample. जो अमाउंट डिक्रीज हुआ है रेडियो लेवल एंटीजन का, वो क्या करता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो प्रेजेंस है सैंपल में, पर्टिकुलर सैंपल में, उससे जाके बाइंड कर लेती है। तो हम उसको मेजर कर लेते हैं एंटीजन, है ना, कि कितना अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट है टेस्ट सैंपल में, ठीक है। द स्टैंडर्ड वे present in the test sample. In a standard condition, amount of labeled antigen bound to the antibody decrease as the amount of unlabeled antibody increase in sample. ये रिवर्सिबल एक्चुअल में काम करता है बेसिकली। अगर हम देखें तो इट्स रिवर्सिबल कंसेप्ट की, जैसे ही एक स्टैंडर्ड कंडीशन आती है तो जो लेबल्ड अमाउंट है, जो लेबल्ड एंटीजन का अमाउंट है वो एंटीबॉडीज से क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है as the amount of unlabeled antigen increase in the sample। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं कि जो लेबल्ड है वो पहले किससे बाउंड हुआ, एंटीबॉडीज से, तो उसने बना दिया लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। नाउ जब जो अनलेबल्ड वाली एंटीजन थी, जब उनका कंसंट्रेशन बढ़ा, ने क्या हुआ, उसने रिप्लेस कर दिया जो लेबल्ड एंटीजन है उसको हटा के उन्होंने क्या करा, जो अनलेबल्ड एंटीजन था उन्होंने जाके एंटीबॉडी से बाइंड अप कर दिया। तो जो सैंपल है, जो सेकंड लाइन में हम बताया था, डिक्रीज अमाउंट क्या हो गया, अब लेबल्ड रेडियो लेबल्ड एंटीजन का जैसे ही डिक्रीज अमाउंट होता है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो रहती है इन द प्रेजेंस ऑफ द सैंपल इज मेजर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द टेस्ट सैंपल। तो हम एक स्पेसिफिकली मतलब तो हम जो टेस्ट सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है उनका अमाउंट जो हम डिटरमाइन कर लेते हैं। और एक स्टैंडर्ड कंडीशन क्या आती है कि अमाउंट ऑफ लेबल्ड एंटीजन बाउंड टू द एंटीबॉडी डिक्रीज एज द अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड एंटीजन इंक्रीज इन द सैंपल। ये जो नीचे डायग्राम दिखाया गया है आपको, एक छोटा सा रिएक्शन प्रोसेस है, सॉरी डायग्राम नहीं, इट इज अ रिएक्शन, इस तरीके से ये एक्चुअल में वर्क करता है। नाउ प्रिंसिपल के बाद अगर नाउ इसी के कंटिन्यूशन में अगर हम देखें तो द लेबल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज सेपरेटेड बाय प्रेसिपिटेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये देखना है कि कितना लेबल्ड हुआ है और कितना अनलेबल्ड है, वो कितनी लेबल्ड एंटीजन जो है एंटीबॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम सेपरेट करेंगे बाय प्रेसिपिटेशन। द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट लीनियर, अ स्टैंडर्ड कर्व can be drawn by using different concentration of unlabeled antigen and the same quantity of antibody and labeled antigen। ये तीनों को हम वहाँ पे मेजर करते हैं कि स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, जिसमें अनलेबल्ड एंटीजन और सेम क्वांटिटी में हम लेंगे एंटीबॉडीज और लेबल्ड एंटीजन, फिर हम एक ग्राफ, स्टैंडर्ड ग्राफ को हम प्लॉट कर लेते हैं। नाउ रिएजेंट यूज इन रिया, आरआईए में यूज होने वाले रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, टीएसएल that is a labeled labeled ligands, है ना। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं H3C14 कार्बन 14 आयोडीन 125, ये सब बेसिकली हम यूज करते हैं, है ना। अब बाइंडर मतलब एंटीबॉडी जो बाइंड हो रही है, विच इज अ स्पेसिफिक एंटी सीरम, एक एंटी सीरम का नाम देते हैं हम यहाँ पर एंटीबॉडीज। और सेपरेशन सिस्टम, जो प्रेसिपिटेशन सेपरेशन से हम हमें दोनों को सेपरेट करना है उसको हम बोलते हैं सेपरेशन, उसको हम एक प्रॉपर सेपरेशन सिस्टम में रखते हैं। स्टैंडर्ड इन हाईली प्योर फॉर्म,
फ्री ह्यूमन एंटी सीरम, जिसके अंदर हमें एक्चुअल में एंटीजन जो है उसका पता करना है। एंटी सीरम क्या है? बेसिकली अ बाइंडर, एंटीबॉडी। अब हम उसके अंदर फ्री ह्यूमन एंटी सीरम जो है यूज करते हैं, ठीक है। नाउ एडवांटेज ऑफ रिया, रेडियो इम्यूनोएसिड। एडवांटेज ऑफ रेडियो इम्यूनोएसिड पहले से, इससे पहले मैं आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का कुछ बताना चाहती हूँ कि जो ट्रेसर्स होते हैं एक्चुअली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में यूज होते हैं, आइसोटोप ट्रेसर्स बोलते हैं हम उनको। तो वो क्या करते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक ओरिजिन होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं हीम की बात करें, अगर हम कोलेस्ट्रॉल या प्यूरिन्स की बात करें, तो वो क्या करते हैं, उनका स्पेसिफिक मेटाबॉलिक ओरिजिन हमें बता देते हैं कि कहाँ से आए हैं। फॉस्फोलिपिड्स हुआ, इन सब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये हम आइसोटोप्स ट्रेसर जो होते हैं उनसे पता करके बता सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो अगर मैं बताऊं आपको कि आइसोटोप जो है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है, इनका यूज जो है कमेंसली यूज इन द स्टडी मेटाबॉलिक पूल, अमीनो एसिड पूल की स्टडी में और प्रोटीन टर्नओवर को पता करने में हम बेसिकली रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज कर लेते हैं। चलिए एडवांटेज देखते हैं हम रेडियो इम्यूनो एसिड की। रेडियो इम्यूनो एसिड अ वेरी सेंसिटिव टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन without the need to use a bioassay. It can measure 1 trillion uh, of a gram of material per ml of blood. 10⁻⁻12। आप बताइए हम इतनी ग्राम की क्वांटिटी जो है मेजर कर सकते हैं, है ना। 10⁻⁻12 1 ट्रिलियन जो है, इसको हम मेजर कर सकते हैं पर ml ऑफ ब्लड में। 1 ml ऑफ ब्लड की सैंपल में हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो वेरी सेंसिटिव टेक्निक है ये, है ना। किसी भी एंटीजन विदाउट द नीड ऑफ यूज ऑफ बायोएसी, किसी अदर बायोएसी की यूज किए बगैर हम एंटीजन का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं पर ml ऑफ ब्लड में। इट इज स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक एज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आर हाईली स्पेसिफिक, मतलब ये स्पेसिफिक है या जो है स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक है किसी भी एक एंजाइम एंटीजन के लिए। सॉरी, तो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है वो हाईली स्पेसिफिक हो जाती है डीएनए में। इट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस, इनडायरेक्ट है। इट इज saturation it is a saturation analysis as active enzyme as reagent added in a smaller quantity than that of analytes. नाउ डिसएडवांटेज ऑफ रिया। अब एडवांटेज है तो किसी हर का टेक्निक का डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज ये है कि प्रोलॉन्ग रिएक्शन टाइम, बहुत टाइम लगता है इस रिएक्शन को, इस टेक्निक को करने में। रेडियो एक्टिव आयोडीन इज इज नॉट अ चीप रिएजेंट। रेडियो एक्टिव आयोडीन, आयोडीन 125 जो आपने देखा वो सस्ता तो आता नहीं है। रेडियो लेवल करने पे कोई सा भी रिएजेंट एलिमेंट जो है वो कॉस्टली पड़ता है उसको रेडियो एक्टिव बनाने में। पॉसिबल हेल्थ हैजार्ड ड्यू टू हैंडलिंग ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, एज आई ऑलरेडी नो, I already told you about रेडियो आइसोटोप्स, है ना, कि ये अनस्टेबल होते हैं, इनका न्यूक्लियस जो रहता है अनस्टेबल होता है, तो ये डीके में चले जाते हैं, इस वजह से ये रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हेल्थ हैजार्ड्स जो है वो के लिए हेल्थ हैजार्ड करता है, पॉसिबल नहीं है इसका हैंडलिंग प्रॉपर रेडियो आइसोटोप्स का। सॉरी, ठीक नहीं है इसलिए। लिमिटेड ऐसे रेंज है, डिफिकल्टी इन ऑटोमेशन, है ना, ऑटोमेशन में इसको बताने में डिफिकल्टी आ जाती है। ऑल द रिएजेंट मस्ट बी एडेड प्रीशियसली, है ना, सारे जो रिएजेंट है उनको हमें प्रीशियसली ऐड करना पड़ता है। कहाँ कहाँ रिया का हम यूज करते हैं वो देखते हैं। नार्कोटिक्स, ड्रग डिटेक्शन में हम स्टडी करते हैं। ब्लड बैंक स्क्रीनिंग फॉर द हेपेटाइटिस, अ हाईली कंटाजियस कंडीशन वायरस, है ना, हेपेटाइटिस जो वायरस है उसकी स्क्रीनिंग में हम करते हैं। ब्लड बैंक में अगर आपका, जैसे आपने ब्लड सैंपल दिया है और किसी का ब्लड आया है तो वो ब्लड सही है कि नहीं, तो उसमें अगर हेपेटाइटिस कोई कंडीशन तो नहीं है, ये देखने के लिए हम रिया का यूज करते हैं। अर्ली कैंसर डिटेक्शन में भी रिया का यूज होता है। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन लेवल, ट्रैकिंग ऑफ द ल्यूकेमिया वायरस, कैंसर के जो वायरस होते हैं उसको हम ट्रैक कर सकते हैं रिया की हेल्प से। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड रिसर्च विथ ब्रेन केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। बताइए कितनी अच्छी बात है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप पेप्टिक अल्सर का, एंड रिसर्च विथ ब्रेन केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर का भी
पता कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रिया, रेडियो इम्यूनो एसिड की एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो अगर आप देख रहे हैं, एस्टारडियल मेजरमेंट इज अ ट्रांसलेशनल स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। प्लाज्मा एस्ट्रोजन मेजरमेंट विद यूज ऑफ रेडियो इम्यूनो एसिड हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ aromatase inhibitor for endocrine therapy of post-menopausal breast cancer। है ना, प्लाज्मा एस्ट्रोजन मेजरमेंट जो है हम रेडियो इम्यूनो एसिड की हेल्प से पता करते हैं, है ना। ब्रेस्ट कैंसर में ये यूज होता है और रिया हमें क्या करता है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका इंडिकेशन उसको पता करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इन प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट और इन नॉन कैंसरस प्रोस्टेटिक डिसीज पेशेंट। सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो है प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट में भी और इन नॉन कैंसरस प्रोस्टेट डिसीज पेशेंट में, दोनों में पता कर सकते हैं हम रिया की हेल्प से। एंड द लास्ट इज एवोल्यूशन ऑफ एंजाइम इम्यूनोएस्से एंड रेडियो इम्यूनोएस्से मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन। एंजाइम इम्यूनोएस्से जो है एलाइजा इसका इम्यूनो सॉल्वेंट एसिड जो है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अब एंजाइम अमीनो एसिड और रेडियो अमीनो एसिड जो है, दोनों मेथड जो है उसका एवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि इससे हम प्लाज्मा ऑक्सीटोसिन का मेजरमेंट कर सकते हैं। नाउ इट्स ऑल अबाउट रिया इम्पॉर्टेंट टेक्निक, हमने जैसा इसका यूज, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन सब देख लिया है। तो नाउ all over about Korea, and thank you so much. Have a good day.